हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विहान स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी सिक्स क्लास चैप्टर फर्स्ट, और जिसका नाम है विविधता की समझ। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वो न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में क्या है, विविधता 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 या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। क्या बनाए हैं? चित्र। ये देखो, एक ने ये बनाया है, एक ने ये बनाया है, एक ने ये बनाया है, जो कि तीनों क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। अगर आप बनाओगे तो आप भी इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट बनाओगे। तो हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना क्या है, अलग तरीका है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी क्या है, भिन्नता है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ये क्वेश्चन दिए हैं। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। कोई फ्रॉक लिख सकता है, कोई टी शर्ट लिख सकता है, कोई कुछ लिख सकता है। मैं घर में डैश में बात करती हूँ, हिंदी में बात करती हूँ। ऐसे मेरा पसंदीदा खेल, जो भी खेल है आपका, मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना, किसके बारे में जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के क्या हैं, जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से क्या हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। तो ये क्या दिया है, ये एक अध्यापिका ने क्वेश्चन दिए हैं पूरी क्लास को, और पूरी क्लास उसके उत्तर लिख के लाती है। लेकिन ऐसा होता है कि सभी की सूची ये पूरी कंप्लीट सेम नहीं होती। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैच हो सकता है, लेकिन ये सेम नहीं हो सकती। तो यह किसका कारण है? यह विविधता का कारण है। आगे है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो उसने क्या जवाब दिया? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या करी है, हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट्स? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया, आप उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट्स क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि हरी बत्ती हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट्स क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह प्रजा है, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। तो वो सब्जेक्ट को ऐसे बोल रहा था कि उसको लग ही नहीं रहा था कि ये सब्जेक्ट बोल रहा है। उसका कोई दूसरा ही मीनिंग लग रहा था।
तो ये विविधता है। उसके मुंह से अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ अजीब लग रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। जो अखबार बांटता है वो बताता है उसको, आपको नापा। पहले उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। बाकी की बात उसको सुनाई नहीं दी। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और समीर और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया। और क्या हुआ? अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ रहा था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक भी महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत से लोग मारे गए। मुझे मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर और समीर एक दो के बारे में 3 अंतर लिखिए। तो आप इसके बारे में अंतर लिख सकते हैं। जैसे वो बहुत करीब था, वो थोड़ा ठीक था, उसने अंग्रेजी पढ़ रखी थी, वो अनपढ़ था, इसलिए ऐसे ऐसे कुछ करके। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसने अगले दिन वह दिखा और न आगे कभी दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो को क्या हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं क्या थी, अलग थी, फिर भी क्या थी, एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी क्या थी, अलग अलग थी। जहाँ समीर एक हिंदू था, वही समीर दो क्या था, मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि क्या थी, भिन्नताएं विविधता के क्या हैं, पहलू हैं। अपनी विविधता, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की, जबकि समीर दो क्या करता था, अखबार बेचता था। तो आप इनमें डिफरेंस लिख सकते हैं ऐसे। समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का क्या है, रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर होता है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का क्या है, रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इस बंटवारे का आधार है लोगों की किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, गैर बराबरी, मतलब बराबरी नहीं कर सकते। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, तो देख लेते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे क्या करती है, समृद्ध। चलो देखते हैं। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने।
ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। कहानी बनाना भी पसंद भाषा भी सीखी होगी, कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। ये देखो, ये घोंसला दिखाया गया है और यहाँ पर क्या दिखाए हैं, पक्षी दिखाए हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के किताब पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से भी लिखे। मतलब जैसे कोई कहानी लिखते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सा अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन करने के बाद हमारे मन में एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और फिर उस स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ को लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल व सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षियों को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। इसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख सकते हैं? तो वो ऐसी ही कहानियाँ लिखेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे ऐसी ही कहानियाँ लिखेंगे। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का क्या देश है? विविधता मतलब अलग संस्कृति, अलग पृष्ठभूमि, अलग खान पान, अलग रहन सहन। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका क्या है, अलग है। ये दिया गया है चार्ट, इसमें क्या लिखा है, भारत के लोग विविध तरीके से नीचे लिख के काम करते हैं। यहाँ उनमें एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखे आपको। जैसे प्रार्थना कैसे करते हैं, भक्ति गीत गाना, ठीक है, प्रार्थना करना। और जो मुस्लिम होते हैं वो कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। शादी करना, जैसे फेरे लेकर शादी करते हैं, अदालत के रजिस्ट्री में दस्तखत करवाकर, और मंदिर में। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे मणिपुर में औरतों का फनैक पहना हुआ है, भारत में साड़ी पहनती हैं, पंजाब में सूट पहनते हैं। ऐसे अभिवादन करना, झारखंड में आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार करना, चावल पकाना, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200-225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ों में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। यात्रा तो पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। आज क्या करते हैं, गाड़ियों से, रेल से, बस से, हवाई जहाज से करते हैं, लेकिन पहले या फिर पैदल से या घोड़ों से, इस प्रकार से यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन का तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे, ठीक है। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते और कुछ चीज़ें वे क्या करते थे, पुराने डर्रे पर ही चलते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली क्या हुई, संस्कृति उभरी। आगे देखते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में क्या दिया, योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह का काम वे करते हैं वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं
कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर करते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी भी क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक है, देखते हैं किसके बारे में, लद्दाख और केरल के बारे में। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है भाई, अभी तो 4 पेज रहते हैं। चलो कर लेते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है, बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे क्या होता है, पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और क्या है, याक। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते। लद्दाख तो व्यापार के लिए क्या एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उन इलाकों में पहुँचते हैं जिसे आज क्या कहते हैं, तिब्बत। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ तिब्बत पहुँचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहे हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध क्या है, मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ, केसर सागा, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग पाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो क्या बताया गया है कि जो लद्दाख है वो रेगिस्तान एरिया है, वहाँ पर खेती नहीं होती। वहाँ पर लोग गायें और याक और बकरी इस तरह से कुछ जानवर पालते हैं। वो क्या करते हैं, वो भेड़ पालते हैं और भेड़ों से ऊन उतार कर कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो इस प्रकार से ये तो था लद्दाख का। और अब पढ़ते हैं केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। सबसे पहले कौन आया था केरल में, अरबी और यहूदी। तो फिर ईसा मसीह के धर्मदूत सर थॉमसन लगभग 2000 साल पहले क्या है, केरल आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण किया है, देखते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। किसने, पुर्तगालियों ने, कि यूरोप से भारत समुद्र के रास्ते कैसे जाया जाता है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का क्या करते थे, पालन करते, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध। ठीक है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता था वे चीनी जालों से हूबहू मिलता था। उसे चीना वला भी कहते थे। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते थे। इसमें चीन शब्द का इस बात की ओर इशारा है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग क्या करते हैं, मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। आगे देखते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने क्या किया, प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर क्या किया, खींचा।
इस तरह से पता चलता है कि किसी भी एक क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से क्या है, गहरा रिश्ता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम क्या करते हैं, पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोग के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। आगे है विविधता में एकता कैसे है। भारत की विविधता या अनेकता को उनकी ताकत का क्या स्रोत माना है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और मत क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग प्रदेशों के लोग शामिल थे, फिर भी उनमें एकता थी। उनकी दृष्टिकोण, उनका नज़रिया, उनका खान पान अलग था, लेकिन स्वतंत्रता के टाइम वे एकजुट होकर रहे और आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में सब एक थे। तो इस प्रकार से ये छोटी सी पोएम भी लिखी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पेज रहता है इसका। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। ये देखो, जो ये है ना, ये गीत, ये वाला गीत, इसकी बात है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई, कुछ घायल हुए। यह गीत उनकी शहीदों की याद में गाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है। किसकी किताब है? भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू की। भारतीय एकता को बाहर से तोहफी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। किसने कहा? नेहरू ने, अनेकता में एकता। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर और मिलते हैं कल सेकंड चैप्टर के साथ। और बंद करते हैं अब वीडियो को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओके, मिलते हैं। ओके, बाय बाय।